अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। हारून शरीफ साहब, आप मायनाज़ मईशतदान हैं, पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब आपका। हारून साहब, UNDP की एक असेसमेंट रिपोर्ट आई है, वो ये कहते हैं कि 194 अरब डॉलर जो सिर्फ गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इनके डूब रहे हैं और इनका GDP तकरीबन 3.7 से लेकर 6% तक गिरेगा इस जंग की वजह से। अब क्वेश्चन ये है कि लेट सपोज अगले एक हफ़्ते में अमन हो भी जाता है, जंग बंद भी हो जाती है, ये लॉस तकरीबन जो हो चुका है इसको रिकवर करने में इन मुल्कों को कितना टाइम लगेगा? जी देखें, ये तो एक पूरे खित्ते का लॉस है और ये जो असेसमेंट है ये अभी तक की है और इसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन आपका जो सवाल है कि अब इन इकोनॉमीज़ का फ्यूचर क्या है और पाकिस्तान के उससे लिंकेजेस क्या कैसे चेंज होंगे। ये जो इकोनॉमीज़ हैं जो तो छोटी हैं बहुत, जिनके पास तेल भी कम है, बहरीन है, दुबई है, इनके ऊपर तो बहुत वक्त लगेगा रिकवर करते, क्योंकि ये तो ट्रेड पर, टूरिज्म पर, होटलिंग पर चलती थी। जिनके पास ऑयल है, जैसे कतर है उसके पास LNG है, कुवैत के पास ऑयल है, सऊदी अरेबिया के पास ऑयल है, वो अगर ऑयल प्राइसेस 100 के आसपास रहती हैं तो उनके लॉसेस को 5-6 माह में रिकवर होने के चांसेस हैं। पाकिस्तान के ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत एंगल से आएगा। एक तो हमारी अपनी GCC को एक्सपोर्ट है और उसके अंदर स्लो डाउन होगा। हमारी रिमिटेंस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। हम दुबई के पोर्ट को यूज़ करके यूरोप अपना माल भेजते हैं, हमें ऑल्टरनेट पोर्ट्स निकालनी पड़ेंगी। तो पाकिस्तान को एक अपनी असेसमेंट करने की ज़रूरत है कि एक इतना बड़ा खित्ता जो हमारी 50% रिमिटेंसेस भेज रहा था, ऑर्डर्स दे रहा था, ट्रेडिंग पार्टनर था, अब अगर इसका स्लो डाउन आता है तो हम कैसे डिवर्सिफाई करें। जी अच्छा, ये जो सूरत हाल है ये आज की हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर जंग तवालत अख्तियार करती है तो इकानमी पर क्या असरात होंगे और पाकिस्तान किस तरह मुतासर होता है। लेकिन अगर ये जंग तवालत अख्तियार नहीं करती और जंग बंदी हो भी जाती है, लेकिन एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तो अब तश्कील पाएगा कम अज़ कम इस खित्ते की हद तक, तो उसके क्या असरात होंगे, किस तरीके से हम उसमें से क्या मौक़े तलाश कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस होंगे। मिसाल के तौर पर अगर ईरान ये मनवा लेता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर अब हम वो लगाएंगे, किराया लगाएंगे, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ दे के जाना पड़ेगा, तो फिर उसके क्या असरात होंगे? जी देखें, इसका जो सबसे बड़ा जो मैं पॉजिटिव बात पहले करता हूँ। अगर कोई तस्फिया हो जाता है शेयर्ड और ईरान को सैंक्शंस हट जाती हैं, दैट विल ओपन अप ए ह्यूज मार्केट फॉर पाकिस्तान एंड द रीजन। देखे ना, एक मुल्क इतने दहाइयों से सैंक्शंस में रह रहा है, उससे आप ट्रेड नहीं कर सकते। पाकिस्तान फिर अपनी ईरान पाइपलाइन के ऊपर भी काम कर सकता है, जो गैस की हमने जो रुकी हुई है IPI की। सो एक तो बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी खुलेगी इन शेप ऑफ अ लार्ज ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को भी मैनेज कर रही होगी। दूसरा जो खदो खाल मुझे दिखता है कि वो पेट्रो डॉलर कर दिया गया है। मैं मैक्रो बात कर रहा हूँ। ईरान 90% अपना तेल चीन को बेचता है, युआन में डील करता है। तो मुझे ये लग रहा है कि अब जो तेल की ट्रेड सिर्फ डॉलर के साथ बंधी हुई थी वो खुल जाएगी अगले सालों में और किसी भी हार्ड करेंसी में आप ट्रेड कर सकेंगे, तो डॉलर के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तीसरी चीज जो मुझे दिख रही है कि गालिबन क्योंकि मल्टीलैटरल सिस्टम को ट्रंप साहब ने बाईपास कर दिया है, यूनाइटेड नेशन तो कहीं दिखता ही नहीं, WTO कहीं दिखता ही नहीं, मुझे लगता है कि चीन की लीडरशिप में खित्ते का एक गवर्नेंस का और फाइनेंशियल आर्किटेक्चर आहिस्ता आहिस्ता मल्टीलैटरल शेप होगा, क्योंकि बायलैटरली लोग अपने हालात ठीक नहीं कर सकते, आपको मिलके करना पड़ते हैं। अभी भी पाकिस्तान ने देखिए 4 वज़राए खारजा को बुलाया, चीन गया। तो अगर जैसे हमारी कोई बॉडीज बननी शुरू हो जाए जो ग्लोबल सिस्टम से लिंक्ड तो हो लेकिन अपना ऑटोनॉमस काम करें, मुझे ये खदो खाल दिख रहे हैं। और सब ममालिक जो हैं, जैसे अरबों ने देख लिया है कि वेस्ट में सारा पैसा
डालने का उनको फायदा नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान जैसे ममालिक कुड बी ए डेस्टिनेशन इन फ्यूचर कि जी आप कुछ डिवर्सिफाई करें, रिस्क को कम करें। ये तो है अगर तस्फिया हो। अगर खुदा ना खास्ता, वैसे मार्केट स्मार्ट है, ऑयल की मार्केट थोड़ी स्टेबलाइज हो रही है, उनको खबरें आ जाती हैं, लेकिन अगर लेट्स से कहीं मामला फंस जाता है और ट्रम्प एंड कंपनी कोई बहुत बड़ा वेंचर करते हैं, खर्च में करते हैं या कोई उतारने की कोशिश करते हैं अपने लोग, फिर बहुत सी जो इकोनॉमीज हैं, खास तौर पे जीसीसी की, वहाँ मुझे छोटे जो एमिरेट्स हैं, आई थिंक उनके लिए फिर संभलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान उन्हें हिट करेगा अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि जब वो बिल्कुल किनारे पे लग जाएगा तो अगर उसने एक दो हिट कर दी, फिर वहाँ इन्वेस्टर नहीं आने लगा अगले कई साल, एंड दैट विल हैव ए ह्यूज डैमेज। क्योंकि इन इकोनॉमीज का जो पैसा है, जो ये तेल वगैरह सारी वेस्टर्न कंपनियां यूएस की निकालती हैं, पैसा रिसाइकिल होकर वापस अमेरिका जाता है, तो अमेरिका का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल मार्केट्स का इनपुट रुक जाएगा। सही। अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज़ बहरहाल जो आपने भी जिक्र किया कि अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं अगर जंग बंद हो जाती है। हमें 90s में भी एक अपॉर्चुनिटी मिली जब अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म हुई और सेंट्रल एशिया की 7 रियासतें आज़ाद हुई, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का हम जिक्र किया करते थे, लेकिन उससे हम फ़ायदा नहीं उठा सके। ये हमारे अंदर कितनी अहलियत सलाहियत है कि अगर हालात फेवरेबल होते हैं, मसलन ईरान को पर सैंक्शन ख़त्म होती हैं, तो तेल और गैस हम सस्ता तरीन बल्कि ख़रीदने की पोजीशन में आ जाते हैं। यूएई और दूसरे जो रियासतें हैं वहाँ हम अपनी खुराक और फूड आइटम जो हैं वो कर सकते हैं, तो उससे फ़ायदा उठाने की हमारे अंदर कैपेसिटी कितनी है? शायद सब ये एक अहम सवाल है, लेकिन इसका पस मंज़र इस तरह है कि पाकिस्तान ने कई दहाइयों से अपनी माशी मुश्किलात को अपनी जियो पोलिटिकल पोजिशनिंग और डिप्लोमेसी के थ्रू बारगेन किया है कि जी हम आपके फ्रंट लाइन पार्टनर हैं कोल्ड वॉर में, लेकिन उसके जवाब में हमने, सरकार ने और कुछ लोगों ने एड ली, वो लोगों तक कभी ट्रांसफर नहीं हुई। सिमिलरली पोस्ट 9/11 भी हमने यही देखा, बाकी जगह भी हमने यही देखा। ईस्ट एशिया के ममालिक ने स्मार्टली अपना एक्सपोर्ट का बेस बना लिया स्पेस खोल के, लेकिन हमारी शराफिया में पैसा ऊपर ही ऊपर गायब होता रहा है। अभी जो हमारे पास सलाहियत अगर हमने बनानी है तो बहुत तेजी से हुकूमत को प्राइवेट सेक्टर को सामने लाना पड़ेगा, और हमें जो है अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन खित्ते में रखनी पड़ेगी कि आप 80% चीजें इंपोर्ट करते हैं, मैं जीसीसी कंट्रीज की बात कर रहा हूं, हम चीन के साथ मिलके 40% आपको विद इन ए ईयर यहां बना के दे सकते हैं, आप ऑर्डर्स प्लेस कीजिए। लेकिन ये काम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं होगा, ये काम प्राइवेट सेक्टर के थ्रू होगा, तो ये सस्टेनेबल भी होगा, जॉब भी क्रिएट करेगा, और जॉइंट वेंचर्स भी होंगे। अगर हमने बड़े ठेके जो हम G2G की कोशिश की, वो पहले की तरह उसमें हुकूमत में इस्तात नहीं है। चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो ईरान जंग से, अमेरिका ईरान जंग से हमें नज़र आ रही है कि ईरान को जो एडवांटेज नज़र आ रहा है वो ये है कि वो जो सेल्फ सफिशेंट, सेल्फ रिलायंस उसकी पॉलिसी थी, वो फ़ायदे में रही है कि वहाँ अवाम में कोई बेचैनी नज़र नहीं आई। बहुत ज़्यादा जो तवक्को थी अमेरिका को भी, इसराइल को भी थी, तो हमने इस तरफ कोशिशें तो या दावे तो बहुत किए, ऐलानात बहुत हुए, लेकिन कभी संजीदा कोशिश नहीं हुई। क्या हम ये सबक सीख सकते हैं कि अब हमें ख़ुद इन्हिसारी और ख़ुद किफ़ालत की तरफ जाना चाहिए, और इसी से ही हमारा मुस्तकबिल ताबनाक हो सकता है? ये शाह साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईरान को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जो मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है पिछले 8-10 बरस से, एक तो उन्होंने बहुत मजबूत लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम रखा हुआ है। टॉप लीडरशिप वाइप आउट हो गई, लेकिन निचली हुकूमतें काम करती रही। दूसरा जो उनकी ओवरऑल जो लीडरशिप है, उनका एक कम्युनिकेशन का नेक्सस अवाम के साथ दिखाई देता है। हमारा जो एलीट का नेक्सस आम आदमी से टूटा हुआ है। अभी भी आप देखिए कि ये जंग की सूरत हाल में हमारी कोई ऐसी इफेक्टिव कम्युनिकेशन लोगों के साथ नहीं रही है। एक तो हमारे पास, तीसरा उन्होंने क्योंकि इतनी देर से इमरजेंसीज और जंगों को डील किया है, उन्होंने इदारे बना लिए हैं जो इस तरह की मुश्किल सूरत हाल में अवाम को रिलीफ देते हैं। हमें ये सीखना है
कि आप कैसे इंस्टीट्यूशनली अपने आप को स्टेबल जी, रखते हैं। ये दुरुस्त बात है, सेटवाइज दुरुस्त बात तरीके है। से काम नहीं चलता। हमारे यहाँ तो जो अनफॉर्चुनेट है कि आमिराना अदवार में लोकल गवर्नमेंट बन जाती हैं और जमहूरी अदवार में सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करने पड़ते हैं जी भाई इलेक्शन करो। अच्छा, क्वेश्चन मेरा अब ये है हारून साहब आपसे, पाकिस्तान इज़ निगोशिएटिंग विद IMF। अभी बहुत अनप्रडिक्टेबल अनसर्टेन टाइम है, आपकी सबमिशंस क्या हैं? ज़ाहिर आप भी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने हालात को देखते हुए IMF के साथ किन मामलात पे बारगेन करना चाहिए? अभी वो कह रहे हैं रेवेन्यू जो है वो 15,000 अरब तक कर दें, तो ये कैसे मज़ीद टैक्सेस पर कहाँ लगाए जा सकते हैं? कौन सी जगह बचती है? GST लगाने की भी वो तेल के ऊपर GST लगाने की बात कर रहे हैं और रेवेन्यू टारगेट जो है वो 15,000 से बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये मुमकिन है, हम कर सकते हैं? जी देख, सीधी सी बात है, अगर मईशत की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारी जो करंट पॉलिसी का स्ट्रक्चर और रूलिंग स्ट्रक्चर है वो टैक्स बेस को एक्सपैंड अपनी कंस्टिट्यूएंसीज को नहीं छेड़ते। ना वो ज़राअत को छेड़ते हैं, ना वो ट्रेडर्स को छेड़ते हैं, ना वो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स को छेड़ते हैं। थोड़ा बहुत कानून बना देते हैं, लेकिन उसके ऊपर संजीदगी कम से कम इस एलीट में तो नहीं दिखती। अब जो लोग टैक्स दे रहे हैं, आप उनको कितना स्क्वीज कर लेंगे? लोग पैसे निकालना शुरू हो जाएंगे। मेरे पास टॉप की कंपनीज एडवाइस के लिए आती हैं, आधे से ज्यादा कहती हैं कि इतना रिप्रेसिव टैक्स है कि आप हमें किसी तीसरे मुल्क में फैक्ट्री अब लगवा दें। सो ये पाकिस्तान को बहुत संजीदगी से सोचना है कि हम ये IMF के साथ किन ट्रिगर्स को, वॉर के लॉसेस को बाकायदा क्वांटिफाई करके हम उनको डिफर करें कि भाई अगली ट्रांच में तुम्हें इसके ऊपर हाथ हल्का रखो, क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे। रियलिटी ये है, बजाय इसके कि किताब को बैलेंस करने के लिए हम साइन ऑफ कर दें, क्योंकि IMF का तो स्टेक पाकिस्तान में नहीं है, स्टेक तो हमारा है जी। मैं IMF की तरफ से 18 साल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से डील करता रहा हूं। अगर ममालिक अपनी डील रखें टेबल पे और निगोशिएट करें और ऐसे लोगों को निगोशिएशन में लाएं जिनके पास इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का तजुर्बा हो, तो IMF सुनता है। लेकिन अगर आप उसी ब्यूरोक्रेसी के साथ जिसने किताब बैलेंस करनी है, वहां मुझे खासी फिक्र रहती है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया हारून, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, जो अब्बास इराक़ची साहब ने तस्दीक भी की है और जो उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि वेटकॉफ के साथ जो उनका रब्ता हुआ वो पाकिस्तान और चीन के ईरान के जो दफ्तर ख़ारजा हैं उनके तवस्सुत से हुआ। दैट मीन्स कि हम ये तो नहीं कह सकते कि डायरेक्ट मुज़ाकरात, लेकिन एक रब्ताकारी जो शायद वास्ते से ही चल रही थी, अब उसमें थोड़ी कुर्बत महसूस हुई है। चीन की स्टेटमेंट के बाद प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान का स्टेटमेंट आना कि वो आमादगी उन्होंने का इजहार किया। अब जंगबंदी आप क्या समझते हैं? जो बुनियादी एक सवाल है, प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट्स में आप देखते हैं कि हो सकता है वो कुछ भी कर सकते हैं, बयान कोई भी दे सकते हैं, तो अपने खिताब में वो तो जंगल के बादशाह है ना जी, वो खिताब में वो कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर वो जंगबंदी का ऐलान कर भी दें, मोडेलिटीज़ तय कहाँ होंगी? क्या इस्लामाबाद जैसा पहले लाइमलाइट में था उसी तरह होंगी या कोई और जगह होगी? आप क्या समझते हैं? या मोडेलिटीज़ तय होने में 2, 3, 4 हफ्ते लग सकते हैं? अच्छा, मैं ये जंग के हवाले से और ट्रंप के मिजाज के हवाले से एक बात वाक़या आपको सुनाता हूँ। 2019 की बात है। हमें इस्लामाबाद में कुछ सहाफ़ी दोस्तों को 10 लोग थे, मेरे ख्याल 10 या 11 लोग थे, बुलाया गया। ये वो दिन था जब ज़ल्म खलीलज़ाद जो अमेरिकी सदर के ख़ुसूसी एलची थे, वो आए हुए थे और कोशिशें हो रही थी कि अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात शुरू कराए जाएं। तो हमें सुबह टेलीफ़ोन आया, हम पहुँचे तो हमें बताया गया कि अमेरिकी जो सफारतकार हैं, स्टेट डिपार्टमेंट है, इवन पेंटागन और वाइट हाउस परेशान है इस बात पे कि 3 जनवरी को ख़िताब होना है ट्रंप का, जो स्टेट ऑफ यूनियन सालाना एक ख़िताब होता है। तो डर ये है कि कहीं यकतरफ़ा तौर पर ट्रंप ये ऐलान ना कर दें कि जी मैं तो अफ़गानिस्तान से निकलने लगा हूँ, तो कोई सूरत हो जाए, कुछ दिन हम इस तकरीर को आगे ले जाएं और वो फिर 15 या 16 को हुई थी जाके।
और इस दौरान मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाए कि कम अज़ कम अगर वो वापसी का फ़ैसला कर भी लें तो हम दुनिया को, नेटो को ख़ास तौर पर ये कह सकें मुख्तसरन मेहमान आ गए, खाना तैयार नहीं और घर का सरबराह कहता है उठो जी रोटी खुल गई है। तो चलो जी हम ये कह सकेंगे जी मुज़ाकरात शुरू हो गए तो इसलिए हम कर रहे हैं। और उस वक्त भी यही ख़तरा था कि नेटो टूट जाएगा, वो कहेंगे जी हमें एतमाद नहीं है। अब लेकिन नेटो तो अमलन ट्रंप साहब ने तोड़ दिया है, तो ये अंदेशा बहरहाल मौजूद है कि ट्रंप साहब के आज जो ख़ास तौर पर गुफ्तगू की है कि वो कल आके सुबह, हाँ उनका टाइम 9 बजे होगा, हमारा सुबह के 6 बजे होंगे, वो कहें कि जनाब सारे मकासद हासिल हो गए, देखें रजीम भी चेंज हो गई, नया सदर आ गया, बल्कि वो कहें कि इराक़ची तो है ही नहीं, वज़ीर ख़ारजा कोई और है, किसी और का नाम ले दें। तो ये तो इम्कान मौजूद है और ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो आपने बयान पज़ेशकियान का और इराक़ची का कोट किया वो ये है कि सदर ने कल, सदर ट्रंप ने ये कहा कि जी मुज़ाकरात के लिए कोशिशें हो रही हैं और नई रजीम बात कर रही है और ये वो बातें कह रहे हैं कि जी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, उनको पता ही नहीं है। तो उसके जवाब में दोनों ने कहा, जो सदर ने कहे, ईरानी सदर ने, वो ये कहा कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले गारंटी दी जाए कि ये जंग बंदी होगी एक इस शर्त के साथ कि दोबारा हमला नहीं होगा। वो एग्री, उसी बहाने भी। चीन और के, पाकिस्तान के, और उसके बाद इराक़ची ने बात की, वो ये कहा कि हमारे डायरेक्ट किसी किस्म के राब्ते नहीं हैं। वेटकोफ से चूँकि मिलता रहा हूँ मैं, उसके पास मेरा टेलीफोन नंबर है, वो मैसेजिंग करते हैं, वो धमकियाँ भी देते हैं, लेकिन उसका मुज़ाकरात या राब्ता कारी नहीं कह सकते। जो राब्ते हो रहे हैं वो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के थ्रू होते हैं और हमारे दफ्तर ख़ारजा के थ्रू होते हैं। कोई और शख्स या कोई गिरोह ऐसा नहीं है जो राब्ते कर रहा हो या मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी कर रहा हो। तो ये उसका मकसद था। लेकिन अब यूँ महसूस होता है कि ट्रंप साहब जो हैं अपनी आदत के मुआफ़िक अपनी मर्ज़ी का एजेंडा सेट करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है इरशाद साहब। अब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो, शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम से इतना ही।